सो फर्स्ट पैसेज है द रिटर्न ऑफ द हुआरेंगो द साउथ कोस्ट ऑफ पेरू। पेरू एक जगह है, कोस्ट होता है जो समुंदर के साथ लगता हुआ किनारा है। सो द साउथ जो किनारा है पेरू का इज ए नैरो 2000 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ डेजर्ट। वो 2000 किलोमीटर लंबा डेजर्ट है, एक स्ट्रिप है पूरी लंबी डेजर्ट की, स्क्वीज्ड बिटवीन एंडीज एंड द पैसिफिक ओशन। सो ये दो लोकेशंस हो गई, पैसिफिक ओशन हो गया और एंडीज, इन दोनों के बीच में वो फंसा हुआ है। तो 2000 किलोमीटर लंबा डेजर्ट है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। फ्रेजाइल होता है नाजुक, ये दुनिया का नाजुक इकोसिस्टम है। इट हार्डली एवर रेन्स देयर, बारिश होती नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एंड ओनली ईयर राउंड सोर्स ऑफ वाटर इज लोकेटेड टेंस ऑफ मीटर्स बिलो द सरफेस। और जो ओनली सोर्स ऑफ वाटर है ना, वो बहुत ही नीचे है। सो कई मीटर बिलो है सरफेस के। दिस इज वाई द हंगैरो ट्री इज सो सूटेड टू लाइफ हेयर। इसी की वजह से जो हंगैरो ट्री है ना, वो वहाँ पे सूट करता है, मतलब उस वो वहाँ पे जी सकता है। कैसे? इट हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ एनी ट्री इन द वर्ल्ड। उसके पास लॉन्गेस्ट रूट्स हैं दुनिया में, जितने भी ट्रीज हैं उसकी सबसे लंबी जड़ें हैं। दे स्ट्रेच डाउन 50 to 80 मीटर्स। स्ट्रेच डाउन मतलब वो नीचे घुस जाती है, मतलब नीचे तक जाती है, 50 से 80 मीटर नीचे चली जाती हैं। एज वेल एज सकअप वाटर फॉर द ट्री। सकअप होता है चूसना या खींचना, तो पानी को वो खींचती है ट्री से, ट्री के लिए, मतलब वो 50-60 मीटर नीचे जाती है, पानी को खींचती है ट्री के लिए। दे ब्रिंग इट इन टू द हायर सब सॉइल, तो वो पानी को ऊपर सब सॉइल में लेके आती है, क्रिएटिंग ए वाटर सोर्स फॉर अदर प्लांट लाइफ। तो वो पानी जब ऊपर लाती है ना सब सॉइल में, तो वो बाकी प्लांट लाइफ के लिए भी वाटर का सोर्स बनता है। तो यहाँ पे हम ब्लैंक्स अगर सॉल्व करें वन वर्ड ओनली में, सो यहाँ पे कैन असेस डैश डीप बिलो द सरफेस। तो उसके जो रूट्स हैं वो 80 मीटर तक जाते हैं सॉइल में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कैन असेस वाटर। वो किसको असेस, असेस का मतलब होता है पहुंच। वो कहाँ तक पहुंच जाता है? वाटर तक पहुंच जाता है। सो आंसर आ जाएगा वाटर डीप बिलो द सरफेस। जो पानी के नीचे सरफेस के पानी है वहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट वॉज ए क्रूशल पार्ट ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो। अच्छा, इनहेबिटेंट्स होते हैं जहाँ पे वो लोग रहे हैं, ठीक है। लोकल मतलब जो लोकल पीपल हैं, क्रूशल मतलब इम्पॉर्टेंट। सो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था लोकल पीपल का फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत साल पहले। तो एक पर्सन है डेविड आर्कोबोटेनिस्ट, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का, हैज़ बीन स्टडिंग द रोल ऑफ हंगारो ट्री इन लैंडस्केप चेंज इन द लोअर ली वैली इन सदर्न पेरू, ठीक है। तो वैली होता है घाटी, तो उस जगह पे सदर्न पेरू के लैंडस्केप होता है पूरा, जैसे भी एरिया है, पहाड़ियाँ हैं या जैसे भी है, तो उसको स्टडी कर रहा था लैंडस्केप को। ही बिलीव्स द हंगारो वॉज की मतलब हो गया क्रूशल, इंपॉर्टेंट, टू द एंशंट पीपल। एंशंट पीपल मतलब वही लोग हो गए, फिर लोकल इनहेबिटेंट्स हो गए, उनकी डाइट का हंगारो वॉज की टू द एंशंट पीपल्स डाइट। तो इसका मतलब ये हो गया लॉन्ग टाइम अगो, तो मतलब एंशंट पीपल हो गया फिर। तो लोकल पीपल का वो क्रूशल पार्ट था किस चीज़ का? डाइट का। सो हमारा आ जाएगा डाइट। हेल्प पीपल टू सर्वाइव पीरियड ऑफ डैश। तो ये हेल्प करता था लोगों को सर्वाइव करना। कौन सा पीरियड सर्वाइव करना, ये चेक करेंगे हम। बिकॉज इट कुड रीच डीप वाटर सोर्सेज, क्योंकि वो नीचे पानी तक जा सकता था। इट अलाउड लोकल पीपल टू विद स्टैंड ईयर्स ऑफ ड्रॉट। विद स्टैंड होता है मतलब मतलब प्रॉब्लम ना आना, मतलब वो सर्वाइव कर पाए। इसने हेल्प की, अलाउड मतलब हेल्प की लोकल पीपल को टू सर्वाइव ईयर्स ऑफ ड्रॉट, मतलब सोखे में भी वो सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा ड्रॉट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंट डैश ऑफ द सॉइल। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, क्या रोका सॉइल का, तो चेक करते हैं। वैन देयर अदर क्रॉप्स फेल्ड, जब बाकी क्रॉप्स फेल हो गए तो ड्रॉट में वो विथस्टैंड करते थे। बट ओवर द सेंचुरीज
हैंगारो ट्री वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड विद क्रॉप्स, ठीक है। सदियां बीतती गईं, हैंगारो ट्री को काट के क्रॉप्स लगा दिए क्योंकि फसल भी तो लगानी थी। कटिंग डाउन नेटिव वुडलैंड लीड्स टू इरोजन, ओके। तो ये जो हंगारो ट्री ये तो काट दिया, इसकी वजह से क्या होता था, लीड्स टू, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इरोजन। इरोजन का मतलब होता है सॉइल इरोजन, आपने सुना होगा। इरोजन होता है खराब होना। तो कटिंग डाउन नेटिव वुडलैंड मतलब हंगारो ट्री को काटा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इरोजन। इसका मतलब जो हंगारो ट्री था वो सॉइल को प्रिवेंट करता था, किस चीज़ को प्रिवेंट करता था, इरोजन को, EROSION। सो प्रिवेंट इरोजन ऑफ द सॉइल। तो बट लेकिन हुआ क्या, इन्होंने काट दिए तो सॉइल खराब हो गई। अगर नहीं काटते, क्योंकि हंगारो ट्री क्या करता था, सॉइल को इरोड होने से बचाता था। इरोजन का मतलब होता है खराब होना। एज देर इज नथिंग टू कीप द सॉइल इन प्लेस, क्योंकि कुछ था ही नहीं सॉइल को पकड़ के रखने के लिए। सो व्हेन द हंगारो गो, द लैंड टर्न इनटू ए डेजर्ट। तो जब हंगारू खत्म हो गया तो जो लैंड था वो क्या बन गया, डेजर्ट बन गया। सो प्रिवेंट लैंड फ्रॉम बिकमिंग ए डेजर्ट। तो ये उसको सॉइल इरोजन को से भी बचाता था हंगारू ट्री, और उसको डेजर्ट, सो आंसर आ जाएगा डेजर्ट बनने से भी बचाता था, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ हंगारू ट्री। सो हंगारू ट्री की इंपॉर्टेंस की थी, सॉइल को भी बचाता था, डेजर्ट को भी बनने से उसने रोक रोक रखा था। बट लेकिन जब हंगारू ट्री खत्म हो गया, लैंड डेजर्ट बन गया। सो नथिंग ग्रोज एट ऑल इन दिस वैली नाउ। तो कुछ भी नहीं अब वहाँ पे होता, ठीक है। सो पहले 5 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है नो मोर देन 2 वर्ड्स, ट्रेडिशनल यूज ऑफ हंगारू ट्री। सो पार्ट्स ऑफ ट्री और उसका यूज क्या था। फॉर सेंचुरीज, सदियों तक द हंगारू ट्री वॉज वाइटल टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग मिडल ली वैली टू। सो जो पड़ोसी थे ना, पड़ोसी वैली में जो रहते थे लोग, उनके लिए भी ये एक वाइटल, वाइटल मतलब एक ज़रूरी हिस्सा था हंगारू ट्री। दे ग्रू वेजिटेबल्स अंडर इट, वो उसके नीचे ना वेजिटेबल्स ग्रो करते थे। एंड एट प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम इट्स सीड पॉट्स, तो वो खाते थे क्या, जो प्रोडक्ट्स बनते थे फ्रॉम इट्स सीड पॉट्स, इसके बीज से जो बनते थे। इट्स लीव्स एंड बाक्स वर यूज्ड फॉर हर्बल रेमेडीज। हर्बल रेमेडीज, लीव और बाक जो है उसे किसके लिए यूज़ किया जाता था, हर्बल रेमेडीज। हर्बल रेमेडीज हो गई मेडिसिन। तो मेडिसिन वाला कंसेप्ट है जो, इसमें आ जाएगा डैश एंड डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीव्स एंड बार्क। वाइल इट्स ब्रांचेस वर यूज्ड फॉर चारकोल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो उसकी जो ब्रांचेस थी, मतलब जो उसकी टाहनियाँ थी, ठीक है, दरख्त की जो टाहनियाँ थी, उसको यूज़ करते थे चारकोल की तरह कुकिंग और हीटिंग के लिए। तो मतलब एज अ फ्यूल यूज़ हुआ क्या, उसकी ब्रांचेस। एंड ट्रंक वॉज यूज टू बिल्ड हाउसेस। तो ये लो जी, ये भी हो गया। सो ट्रंक मतलब जो उसका जो तना था बेसिकली, जो जो दरख्त का बेन जो मोटा हिस्सा होता है, सो ट्रंक वॉज यूज टू बिल्ड हाउसेस। तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता था। सो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। लोकल फैमिलीज हैव टोल्ड वेले अबाउट सम ट्रेडिशनल यूज ऑफ हंगारो प्रोडक्ट्स। लोकल फैमिलीज मतलब जहाँ पे वो जो लोकल फैमिलीज थी, उन्होंने वैली को बताया था, क्या बताया था, उसके ट्रेडिशनल यूज़ के बारे में बताया था, हंगारो प्रोडक्ट्स के ट्रेडिशनल यूज़ के बारे में। नेक्स्ट है फार्मर एल्बेरो बेनिविडीस इज नाउ मेकिंग ए गुड प्रॉफिट फ्रॉम ग्रोइंग हंगारो, बट नाउ इट इज़ डिसअपेयरिंग रैपिडली। लेकिन अब ये जो हंगारो है, ट्री है, ये ख़त्म हो रहा है। डिसअपेयरिंग का मतलब क्या होता है, वो ख़त्म हो रहा है। द majority of the hangaro forest in the valley have already been cleared for fuel and agriculture। ज़्यादातर जो हंगारो फॉरेस्ट था उसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। क्लियर मतलब उसको साफ कर दिया, क्योंकि उसको जला दिया एज अ फ्यूल, मतलब लकड़ियाँ जला दी उसकी, और एग्रीकल्चर के लिए साफ कर दिया फॉरेस्ट को। इनिशियली देर वर सब स्मॉल होल्डिंग्स, बट नाउ देर आर ह्यूज फार्म प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट। पहले थोड़े बहुत थे वहाँ पे ट्रीज, लेकिन अब तो सिर्फ वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्रॉप्स ही बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑफ द फॉरेस्ट देर वर हेयर 1000 years ago 99% have already gone।
सो 1000 साल पहले जितना भी फॉरेस्ट था 99% तो वो ख़त्म ही हो गया. सो 99% मतलब 1% ही बचा, बाकी सारा तो ख़त्म हो गया. ठीक है. सेज ये पर्सन कहता है वैनली फ्रॉम लंदन से, who together with ethnobotanist William Mackay is running a pioneer project to protect and restore the rapidly disappearing habitat. तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं. ये क्या चला रहे हैं? प्रोजेक्ट. तो किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए और रीस्टोर करने के लिए इस हैबिटेट को. हैबिटेट वही जंगल हो गया, ठीक है, जहाँ पे जीव जंतु या पशु पक्षी रहते होंगे. सो ये उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. So, in order to succeed, Whitley needs to get the local people on board. अगर इन्हें काम करना है, मतलब अच्छे से सक्सीड करना है, तो इनको लोकल पीपल को साथ में लेना पड़ेगा. एंड दैट हैज़ मेंट ओवरकमिंग लोकल प्रेजुडिस. प्रेजुडिस होता है मिसकंसेप्शंस, गलत सोच. तो दैट हैज़ मेंट ओवरकमिंग लोकल प्रेजुडिस. सो इसका मतलब ये है कि उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको ठीक करना पड़ेगा. Increasingly, aspirational communities think that if you plant food trees in your home or street, it show you are poor and still need to grow your own food. ऐसा क्या है कि मतलब कम्युनिटीज़ ये सोचती हैं कि अगर आप प्लांट करें ना, फूड ट्रीज़ अपने घर पे लगाएं, स्ट्रीट में लगाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप गरीब हैं, क्योंकि आपको खुद का फूड उगाना पड़ता है. ऐसा तो मतलब किसी के घर में अगर फ्रूट ट्री हो तो उसका मतलब यार ये तो गरीब है, ये खुद का ट्री मतलब ये खुद का फूड बनाता है. आगे है, इन ऑर्डर टू स्टॉप द मिडल ली वैली गोइंग द सेम वे एज द लोअर ली वैली, वैले इज इनकरेजिंग लोकल्स टू लव द हैंगारो अगेन. तो वो चाहता था कि मिडल ली वैली ना वैसा सेम ना करें जैसे लोअर ली वैली ने किया. तो लोअर ली वैली ने छोड़ दिया हंगारो ट्री को, वो चाहता था कि मिडल ली वैली उसको ना छोड़ें. तो इसलिए उसने वैली ने क्या किया, इनकरेज किया लोगों को कि हंगारो को दोबारा से प्यार करें. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल रिससिटेशन. ये एक प्रोसेस है जिससे मतलब कल्चर को दोबारा जीवित करना था. ही सेज, उसने बोला, ही हैज़ ऑलरेडी सेट अप ए हंगाओ फेस्टिवल टू री इंस्टेट ए सेंस ऑफ प्राइड इन देयर इको हेरिटेज. उसने ऑलरेडी सेटअप कर लिया था हंगारो फेस्टिवल टू री इंस्टेट ए सेंस ऑफ प्राइड इन देयर को हेरिटेज, ताकि वो उनको प्राइड महसूस हो अपनी इस हेरिटेज का कि हमारे पास ये हंगारो ट्री है, या हंगारो ये रीजन है. एंड हैज़ हेल्प्ड लोकल स्कूल चिल्ड्रन प्लांट थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज. और उसने लोकल स्कूल चिल्ड्रंस को भी हेल्प किया कि वो बहुत सारे ट्रीज लगाएं. In order to get people interested in habitat restoration, you need to plant a tree that is useful to them. तो वो भी ये जो जंगल है उसको रिस्टोर तभी करने में इंटरेस्टेड होंगे अगर उनको पता लगे कि वो उसके लिए फ़ायदेमंद है. Says Valley. So he has been working with local families to attempt to create a sustainable income from the hangaro by turning their products into food stuff. तो उसने क्या किया, लोकल फैमिलीज़ के साथ अटेम्प्ट की कि वो उनके लिए ना हंगारो ट्री से सूटेबल इनकम प्रोड्यूस करनी शुरू कर दे, ताकि वो सबसे पहले उनसे प्रोडक्ट्स बनाए या फूड स्टफ बनाए, तो उससे उनको इनकम हो. तभी तो वो हंगारो ट्री को बचा के रखेंगे. Boil up the beans and you get this thick brown syrup like molasses. मतलब ये प्रोसेस है, उसके बीन्स को गर्म करो तो आपको कुछ सिरप वगैरह मिलता है. यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन ड्रिंक्स, सोप्स एंड स्टीव्स. तो उसको कई चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. द पॉड्स कैन बी ग्राउंड इन टू फ्लोर टू मेक केक्स. ठीक है, इसके पॉड्स को आटे में घोल के इसके केक बनाया जा सकता है. एंड सीड्स रोस्टेड इनटू स्वीट, और जो उसके बीज हैं उसको रोस्ट करके उससे मिठाई बनाई जा सकती है. चॉकलेट, कॉफ़ी, ये सब बन जाएगा. इट इज़ पैक्ड फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. वैली से इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं. मतलब उनको फ़ायदे बता रहे हैं ताकि वो उस ट्री को ख़त्म ना कर दें. एंड सम फार्मर्स आर ऑलरेडी प्लांटिंग हंगारो. कुछ फार्मर्स तो प्लांट कर ही रहे हैं हंगारो. ठीक है. एल्बर्टो जो है ओनर ऑफ द ली वैली ओनली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म, जो ओनर है इसका ऑर्गेनिक फार्म का, विच वेटली हेल्प्ड सेटअप, जिसने वेटली ने उसे सेटअप करने में हेल्प की थी, उसने हैज़ बीन प्लांटिंग द ट्री फॉर 13 ईयर्स. वो 13 साल से ट्रीज़ को प्लांट कर रहा है.
मतलब वैली के हेल्थ से जो एल्बर्टो है 13 साल से ट्रीज प्लांट कर रहा है। ही प्रोड्यूस सिरप एंड फ्लोर, वो उसका सिरप बनाता है पीने के लिए, आटा बनाता है, एंड सेल्स दीज प्रोडक्ट टू ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट इन लीमा, और फिर उन प्रोडक्ट्स को क्या बोल करता है, सेल करता है। हिज फार्म इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंड डजेंट येट प्रोवाइड हिम विद इनफ टू लिव ऑन। उसका जो फार्म है वो अभी छोटा है और उसके पास अभी इतना नहीं है कि उससे वो जी सके, मतलब उसके पास बहुत सारा प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ऑर्बर्तो को गुड प्रॉफिट मिलता है हंगारों से नहीं, उसका स्मॉल अभी छोटा है, रिलेटिवली छोटा है फार्म उसका, और उसको जीने के लिए इतना भी उससे वो प्रोवाइड नहीं कर पाता वो। तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा, गुड प्रॉफिट नहीं होता, सो आंसर ये आ जाएगा फॉल्स। ऊपरली इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली, तो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। क्योंकि वैली को लोकल फैमिलीज बताते हैं ट्रेडिशनल यूजेस के बारे में, हंगारो प्रोडक्ट्स की नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। बट ही होप्स दिस विल चेंज, ठीक है, उसको इनकम तो नहीं होती बट वो सोच रहा है कुछ ना कुछ तो बदलेगा फ्यूचर में। द ऑर्गेनिक मार्केट इज ग्रोइंग रैपिडली इन पेरू, ऑर्गेनिक मार्केट बढ़ रही है। आई एम इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर, मैं फ्यूचर में इससे पैसा कमाऊंगा, वो ये सोच रहा है। अभी तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, प्रॉफिट बाद में आएगा। बट इवन इफ वैली कैन कन्विंस द लोकल पीपल टू फॉल इन लव विद द हंगारो अगेन, अगर ये वैली है जो, ठीक है, अगर ये लोकल पीपल को कन्विंस भी कर दे कि वो लव करें दोबारा किसको, हंगारू को, देर इज स्टिल द थ्रेट ऑफ द लार्ज फार्म्स, अभी बड़े फार्म्स का अभी भी थ्रेट है। सम ऑफ दीज कट अक्रॉस द फॉरेस्ट एंड ब्रेक अप द कॉरिडोर दैट अलाउ द एसेंशियल मूवमेंट्स ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड pollen ups and downs and narrow forest strip. Some of these cut across the forest, तो कुछ ये जो फार्म्स है ना ये फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। एंड ब्रेक अप द कॉरिडोर, कॉरिडोर होता है रास्ता, वो रास्ते को भी तोड़ देते हैं जिससे मूवमेंट होती है मैमल्स की, बर्ड्स की ठीक है ये। सो ये अभी प्रॉब्लम है, ये लार्ज फॉर्म्स है ना ये अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये कट कर देते हैं, किसको कट कर देते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। कॉरिडोर्स होता है रास्ते, गलियां जो होती हैं उनको कट कर देते हैं, ठीक है, जिससे मैमल्स वगैरह, बर्ड्स और ये सब गुजरते हैं। इन द होप ऑफ काउंटर एक्टिंग दिस, तो काउंटर एक्टिंग होता है इसको ठीक करने, सॉल्व करने के लिए, ही इज परसुएडिंग फार्मर्स टू लेट हिम प्लांट फॉरेस्ट कॉरिडोर्स ऑन देयर लैंड। तो वो क्या कर रहा है, परसुएडिंग का मतलब होता है इनकरेज करना, तो वो इनकरेज कर रहा है फार्मर्स को टू लेट हिम प्लांट फॉरेस्ट कॉरिडोर्स ऑन देयर लैंड, कि वो फार्मर्स को इनकरेज कर रहा है कि मुझे प्लांट लगाने दो, प्लांट फॉरेस्ट कॉरिडोर्स ऑन देयर लैंड, उनके लैंड पे उनको फॉरेस्ट कॉरिडोर्स बनाने दो ताकि उनको रास्ता मिल जाए वहाँ से। सो वैली नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ फार्मर्स टू हेल्प प्रिजर्व द एरियाज वाइल्ड लाइफ, ये ट्रू आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो जब तक वहाँ पे कॉरिडोर्स नहीं बनाएगा, फॉरेस्ट कॉरिडोर्स नहीं बनाएगा, तो जो मैमल्स वगैरह हैं या बर्ड्स हैं तो वो तो माइग्रेट नहीं करेंगे वहाँ से, ठीक है। तो बिल्कुल फार्मर्स को वो मोटिवेट कर रहा है, परसुएट का मतलब इनकरेज करना, तो कॉपरेशन चाहिए फार्मर्स की उसे, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए एरिया के वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। फॉरली प्रोजेक्ट टू सक्सीड इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड फॉर ए वेरी लार्ज एरिया। Okay. He believes the extra woodland will also benefit the farm by reducing their waste usage through a lowering of evaporation and providing a refuge for bio control insects. इफ़ वी कैन रिकॉर्ड बायोडाइवर्सिटी, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को रिकॉर्ड कर सकें, एंड सी हाउ इट ऑल वर्क्स, और देखें ये कैसे काम करती है, देन वी आर इन ए गुड पोजीशन टू मूव ऑन फ्रॉम देयर। तो हमें एक अच्छी पोजीशन पे है, हम उससे आगे बढ़ सकते हैं अगर हम इसको रिकॉर्ड करें, इस पे काम करें। डेजर्ट हैबिटेट्स, जो डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में, कैन रिड्यूस डाउन टू वेरी लिटिल। सो जो डेजर्ट के जो स्थान हैं, मतलब प्लेसेस हैं, उनको कम किया जा सकता है, वैली एक्सप्लेन्स। इट इज़ नॉट लाइक ए रेन फॉरेस्ट दैट नीड टू हैव दिस ह्यूज एक्सपेंशन, ये रेन फॉरेस्ट के जैसे नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंशन चाहिए। इसका मतलब ये है कि इट नीड टू बी एक्सटेंडेड ओवर लार्ज, वेरी लार्ज एरिया, नो, ये फॉल्स हो जाएगा। हमें, इट इज़ नॉट लाइक अ रेन फॉरेस्ट, ये बहुत बड़े रेन फॉरेस्ट जैसा नहीं है जिसे बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंशन चाहिए। इसका मतलब ये लाइफ कैन ऑलवेज बी कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब एक छोटे दायरे में रह सकती है, टू कॉरिडोर्स एंड आइलैंड्स हेयर। तो लाइफ को हम छोटे कॉरिडोर्स में और आइलैंड्स में कन्फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसके दायरा सीमित हो सकता है।
तो इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल. इफ़ यू जस्ट हैव फ्यू ट्रीज लेफ्ट, अगर आपके पास कुछ ही ट्रीज बचे हैं, द पॉपुलेशन कैन ग्रो अप क्विकली बिकॉज इट इज़ यूज टू एक्सप्लोरिंग वाटर व्हेन इट अराइव्स. ठीक है. He sees this project as a model that has the potential to be rolled out across other arid areas around the world. तो उसके उसके उस प्रोजेक्ट के मॉडल में उसे पोटेंशियल दिखता है जो कि बाकी एरियाज में भी लगाया जा सकता है जो एरिड लैंड है. एरिड मतलब होता है सूखा, ठीक है, जो ड्राई है. वेल ही हैज़ प्लान्स टू गो टू अफ्रीका टू सेट अप सिमिलर प्रोजेक्ट्स. इफ़ ही कैन डू इट हेयर in the most fragile system on earth, then that is a real message for hope for a lot of places. अगर ये वो इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम में ऐसा प्रोजेक्ट लगा दे तो फिर ये रियल मैसेज है कि बाकी लोग भी इसे कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अफ्रीका वेयर देर इज़ ड्रॉट एंड दस दे जस्ट कांट अफोर्ड टू वेट फॉर रेन. अफ्रीका में भी ये लग सकता है क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट है और वहाँ पे वो रेन की वेट के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे अफ्रीका की बात हुई है, ये भी उसको उसके लगाने की भी बात हुई है. सो यहाँ वैली हैज़ प्लान्स टू गो टू अफ्रीका टू सेट अप ए सिमिलर प्रोजेक्ट. क्या वैली के प्लान्स हैं कि वो अफ्रीका में जाएगा ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए? ये हमारा आंसर है नॉट गिवन. ये हो भी सकता है कि उसके प्लान्स हों बट नहीं भी हो सकता उसके प्लान्स हों. ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि उसके पास पोटेंशियल तो है कि वो बाकी एरियाज़ में लग सकता है, जैसे अफ्रीका हो गया. ठीक है, ठीक है. सो ऐसे और भी एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लग सकता है. लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि वैली का खुद का ये ऐसा कोई प्लान है कि अफ्रीका में जाके ये सिमिलर प्रोजेक्ट लगाएगा. ये हमें कंफर्म नहीं है. वैसे सेकंड है सिल्बो गोमेरो. ये क्या है? ये विसल लैंग्वेज है कैनरी आइलैंड की. सो 14 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के. ला गोमेरा इज द मोस्ट माउंटेनियस ऑफ ऑल द कैनरी आइलैंड्स. मोस्ट मतलब सबसे माउंटेनियस मतलब ऊंचा है. सो ला गोमेरा इज वन ऑफ द कैनरी आइलैंड्स. सो ला गोमेरा इज वन ऑफ द कैनरी आइलैंड्स सिचुएटेड इन एंटार्क्टिक ओशन ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका. ठीक है, ये यहाँ पे कैनरी आइलैंड में लोकेटेड है ला गोमेरा. दिस स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड, ये जो आइलैंड है ना, वोल्केनिक आइलैंड है, इज माउंटेनियस, ये ऊंचा है. विद स्टीप रॉकी स्लोप्स, इसकी स्लोप्स होती हैं ढलाने, बहुत स्टीप एकदम सीधी पत्थर की ढलाने हैं, डीप हैं. वुडेड रेवेंस राइजिंग टू 1487 मीटर्स एट इट हाईएस्ट पीक. मतलब उसकी जो पीक है, मतलब जो चोटी है, वो इतनी दूर तक जाती है. लेकिन इससे ये माउंटेनियस तो है, माउंटेनियस मतलब ये ऊंचा तो है, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट माउंटेनियस है ऑफ ऑल द कैनरी आइलैंड्स. ये जितने भी कैनरी आइलैंड्स हैं उसमें से सबसे ऊंचा है ये. इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारे पास ये आंसर हो जाएगा नॉट गिवन. मैं अगेन बात बता देता हूँ कि ये कैनरी आइलैंड्स में से एक है, वन ऑफ द कैनरी आइलैंड्स है. ठीक है, और ये एंटार्क्टिक ओशन में सिचुएटेड है. ये माउंटेनियस है, माउंटेनियस मतलब ये ऊंचा है. इसका ये भी दिखा हाईएस्ट पीक इतनी बड़ी है. ठीक है, लेकिन क्या पता कैनरी आइलैंड्स में और भी ऐसे आइलैंड्स हों जो इससे भी ऊंचे हों, या ऐसा भी हो सकता है इससे कम ऊंचे हों. सो ये मोस्ट माउंटेनियस है, ये हमें कंपैरिजन नहीं दिया गया. 15th क्वेश्चन है सिल्बो इज ओनली अप्रोप्रिएट. जो सिल्बो है, सिल्बो विसल वाली लैंग्वेज है जो सीटी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं. वो सिर्फ अप्रोप्रिएट है फॉर शॉर्ट एंड सिंपल मैसेजेस. सिर्फ छोटे और सिंपल मैसेजेस के लिए वो ठीक है सिल्बो लैंग्वेज, विसल वाली लैंग्वेज, बाकियों के लिए नहीं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता है, ये पर्सन है दैट सिल्बेडोरीज. जो सिल्बेडोरीज कौन हो गए? जो विसल के साथ अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. आर एबल टू पास ए सरप्राइजिंगली अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय देयर विसल्स. ये बहुत मतलब काफ़ी चौंकाने वाली अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं विसल के थ्रू. ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली. अच्छा, इन डेली लाइफ दे यूज़ विसल्स. तो वो विसल्स को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट शॉर्ट कमांड्स. शॉर्ट कमांड्स तो करते ही हैं, बट एनी स्पेनिश सेंटेंस कुड बी विसल्ड. कोई भी स्पेनिश सेंटेंस को विसल किया जा सकता है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ और शॉर्ट और सिंपल मैसेज के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, ये अप्रोप्रिएट है नहीं. वो तो किसी भी स्पेनिश सेंटेंस को विसल किया जा सकता है. तो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स. 16 क्वेश्चन है इन द ब्रेन एक्टिविटी स्टडी. सो जो ब्रेन एक्टिविटी स्टडी हुई थी उसमें सेल्बेडोर्स जो विसल वाली लैंग्वेज बोलते हैं और नॉन विसलर्स जो विसल की लैंग्वेज नहीं बोलते,
प्रोड्यूस्ड डिफरेंट रिजल्ट्स, उनके डिफरेंट रिजल्ट्स थे। तो यहाँ पे अगर हम स्टडी की बात करें, ये जो स्टडी हुई थी, टीम यूज्ड न्यूरो इमेजिंग इक्विपमेंट। न्यूरो होता है दिमाग, सो न्यूरो जहाँ पे वर्ड आ जाए मतलब नर्व्स के साथ रिलेटेड, दिमाग के साथ रिलेटेड है। सो न्यूरो इमेजिंग इक्विपमेंट उसको यूज़ किया टू कंट्रास्ट द ब्रेन एक्टिविटी, तो ब्रेन एक्टिविटी को का कंपैरिजन करने के लिए, ऑफ सेल्बेडोर वाइल लिसनिंग टू विसल्ड एंड स्पोकन स्पैनिश। जब वो विसल को सुनते हैं और स्पोकन स्पैनिश को सुनते हैं, उसमें क्या डिफरेंस थे। रिजल्ट शोड दैट, रिजल्ट ने बताया, द लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन, जो लेफ्ट हिस्सा था ना ब्रेन का, ठीक है, विच वॉज एसोसिएटेड विद स्पोकन लैंग्वेज, वॉज एंगेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिल्बो। जब विसल वाली लैंग्वेज हुई था तो वो लेफ्ट जो हिस्सा था ब्रेन का वो एंगेज था, जनरली जो स्पोकन लैंग्वेज में एंगेज होता है। द रिसर्च फाउंड दैट अदर की रीजन्स इन द ब्रेन फ्रंटल लोब ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू द विसल। उसने बाकी कुछ रीजन्स थे, की रीजन्स थे, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया विसल पे, इंक्लूडिंग दोज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्ड टू साइन लैंग्वेज अमंग डेफ पीपल। जैसे जब जो डेफ पीपल होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके साथ साइन लैंग्वेज जब बोली जाती है तो उस टाइम जो उनके हिस्से दिमाग में एक्टिवेटेड होते ना, इनके भी वो एक्टिवेटेड थे। When the experiment was repeated with non-whistlers, अच्छा ये तो विस्लर्स के साथ हुई थी, जब जो एक्सपेरिमेंट था वो रिपीट किया किनके साथ, नॉन विस्लर्स के साथ, हाउएवर पर एक्टिवेशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन ऑल एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो वहाँ पे जो एक्टिवेशन थी वो सारे एरियाज पे थी ब्रेन की। तो यहाँ पे हाउएवर लिखा है, हाउएवर का मतलब ऑपोजिट होता है, इससे भी हमें समझ आता है, मतलब ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऑपोजिट रिजल्ट आया। तो इसका मतलब ये हमें हो गया कि डिफरेंट रिजल्ट्स थे वहाँ पे, जो कुछ लेफ्ट टेम्पोरल और कुछ की रीजन्स में रिस्पॉन्स हुआ, लेकिन जो नॉन विस्लर्स के साथ जो सेम एक्सपेरिमेंट किया तो उनके एक्टिवेशन सारे रीजन्स ऑफ द ब्रेन में हुई। तो इसका मतलब है ये आंसर ट्रू हो जाएगा कि जो इन दोनों के सेल्बेडोर्स और नॉन विस्लर्स के डिफरेंट रिजल्ट थे ब्रेन एक्टिविटी के। 17th क्वेश्चन है, स्पेनिश जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस मतलब उन्होंने स्टार्ट की सिल्बो इन द आइलैंड, मतलब जो सिल्बो लैंग्वेज थी, विसल लैंग्वेज थी, उन्होंने स्टार्ट की 15th सेंचुरी में। तो यहाँ पे 15th सेंचुरी की बात यहाँ पे हुई है, स्टार्ट पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा है व्हेन स्पेनिश कॉन्कोर्ड द वॉल्केनिक, ठीक है ओके। सो यहाँ पे है करेनियन से, ये जो पर्सन है वो बोलता है द ओरिजिन ऑफ द सिल्बो रिमेन्स ऑब्सक्योर, ये पता नहीं है कब शुरू हुआ था, बट दैट इंडिजीनियस क्रेनी आइलैंडर्स हु वर ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन ओरिजिन ऑलरेडी हैड ए विसल लैंग्वेज। तो ये जो क्रेनी आइलैंडर्स थे ना, इंडिजीनियस मतलब वहाँ के जो इंडिपेंडेंट, मतलब कहीं से आए नहीं थे, वहीं के वसनीक थे जो क्रेनी आइलैंडर्स, already has a whistled language when Spanish conquered the volcanic island। conquered का मतलब होता है जीतना, तो उनके पास पहले ही whistle लैंग्वेज थी जब स्पेन ने वॉल्केनिक आइलैंड को जीता, मतलब उससे पहले जो लोग वहाँ पे रहते थे उनके पास पहले ही whistle लैंग्वेज थी। इसका मतलब स्पेनिश लोगों ने सिल्बो को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज प्रिसाइज डाटा। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, सो एक्यूरेट डाटा अवेलेबल है। तो हमारे पास एक्यूरेट डाटा है किसका, रिगार्डिंग ऑल द विसल लैंग्वेजेस एग्जिस्टेंस टुडे, जो आज जो एग्जिस्टेंस है ना उनका हमारे पास, जो विसल लैंग्वेज है उनका हमारे पास एक्यूरेट डाटा है। यहाँ पे अगर देखें, देयर आर थॉट टू बी, थॉट मतलब ऐसा सोचा जाता है कि टोटल 70 विसल लैंग्वेजेस है स्टिल इन यूज, 70 विसल लैंग्वेजेस हैं ऐसा सोचा जाता है, एंड ओनली 12 हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड स्टडीड साइंटिफिकली, लेकिन उनको सिर्फ 12 ही हैं जिनको पढ़ा गया है या डिस्क्राइब किया गया है साइंटिफिकली। इसका मतलब बाकियों को तो पढ़ा ही नहीं गया, और इसका एग्जैक्ट डाटा फिर तो हमारे पास प्रिसाइज डाटा होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। सारी लैंग्वेजेस हैं, ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस का प्रिसाइज डाटा है हमारे पास, बिल्कुल नहीं। 19th क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफ गोमेरा नाउ लर्न सिल्बो, जो गोमेरा के बच्चे हैं वो सिल्बो सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिंस 1999, मतलब 1999 से सिल्बो गोमेरा हैज़ बीन टॉट इन ऑल द आइलैंड्स एलिमेंट्री स्कूल, ये सभी स्कूलों में सिखाई जाती है। इसका मतलब फिर बच्चे वहाँ पे सीखते हैं, सो इसलिए आंसर ये हो जाएगा ट्रू। 20th ब्लैंक है, यहाँ पे हम सिर्फ वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी टोन्स रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स इन स्पेनिश डैश।
रिप्रेजेंट का मतलब होता है शो करना। जो हाई और लो फ्रिक्वेंसी टोन्स है वो क्या शो करती हैं? डिफरेंट साउंड्स इन स्पेनिश डैश। तो यहाँ पे अगर देखें, सिल्बो इज सब्सिट्यूट फॉर स्पेनिश। सब्सिट्यूट होता है मतलब एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकें। सो स्पेनिश की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सिल्बो। सिल्बो एक सब्सिट्यूट है स्पेनिश का। विद इंडिविजुअल वर्ड्स रिकॉर्डेड इनटू विसल्स। तो जो इंडिविजुअल वर्ड्स है ना, एक एक वर्ड, उसको किस में रिकॉर्ड किया हुआ है? विसल्स में। विच हैव हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी टोन्स, जिसकी हाई और लो फ्रिक्वेंसी टोन्स हैं। फुल स्टॉप। तो अगर हम यहाँ तक पढ़ें तो बेसिकली हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी टोन्स जो हैं विसल की, वो क्या है? इंडिविजुअल वर्ड्स हैं रिकॉर्ड किए गए विसल्स में, जिसकी हाई और लो फ्रिक्वेंसी टोन्स हैं। तो हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी टोन्स शो डिफरेंट साइंस ऑफ स्पेनिश। सो आंसर आ जाएगा वर्ड्स। नेक्स्ट है ए विस्लर। विस्लर कौन? ए सेल्वेडोर। सेल्वेडोर मतलब वही जो विसल बजाता है, ठीक है, विसल लैंग्वेज जो बोलते हैं। ए विस्लर पुट्स हिज फिंगर इन हिज और हर माउथ टू इंक्रीज द विसल पिच। तो वो फिंगर को यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है? फिंगर को अपने माउथ में डालता है, तो अपनी विसल की पिच को इंक्रीज करता है। सो पिच ऑफ द विसल इज कंट्रोल्ड यूजिंग सेल्वेडोर्स डैश। तो अच्छा, उसको इंक्रीज करता है। वाइल द अदर हैंड कैन बी कप्ड टू एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ओके, सो विसल की पिच को कैसे वो इंक्रीज करता है? सो कंट्रोल करता है। सो आंसर इज सेल्वेडोर्स फिंगर। डैश इज चेंज्ड विद कप्ड हैंड। और कप्ड हैंड के साथ क्या चेंज किया जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल द अदर हैंड कैन बी कप्ड। कप्ड मतलब उसे थोड़ा कप कर लिया, टू एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो उससे डायरेक्शन इज चेंज्ड। सो डायरेक्शन जो है साउंड का, उसको एडजस्ट किया है, मतलब किस डायरेक्शन में सेंड करना है। सो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्शन इज चेंज्ड। हाउ सिल्बो इज यूज्ड? सो इन एवरीडे, सो सिल्बो को कैसे यूज किया जाता है? एवरीडे यूज फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन होता है ट्रांसफर ऑफ ब्रीफ डैश। इन डेली लाइफ, डेली लाइफ मतलब हो गया एवरीडे यूज, ठीक है, एवरीडे यूज। दे यूज विसल्स। तो इसको यूज करते हैं विसल्स को टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब ट्रांसमिशन, शॉर्ट मतलब ब्रीफ। आंसर आ गया कमांड्स। सो आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड्स। सो कैन रिले एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्विकली, एग्जाम्पल टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट डैश। तो वो जो एसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्विकली ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, जैसे कि लोगों को इन्फॉर्म करना अबाउट डैश। तो यहाँ पे सिल्बो हैज प्रूवन पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द फायर्स हैव अकर्ड ऑन द आइलैंड एंड रैपिड कम्युनिकेशन अक्रॉस लैंड एरिया हैज बीन वाइटल। तो वाइटल का मतलब हो गया एसेंशियल, ठीक है। सो कम्युनिकेशन, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ एरियाज बीन। सो कब? जब फायर्स हो ना, फायर अकर हो, तो ये खासकर यूजफुल होता है जब फायर अकर होती है आइलैंड में और सबको तेजी से बताना होता है कि ये फायर हो गई। सो इन्फॉर्म पीपल अबाउट। सो आंसर आ जाएगा फायर्स। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ सिल्बो। सिल्बो लैंग्वेज का फ्यूचर अगर देखें, सो फ्यूचर अंडर थ्रेट। जो फ्यूचर है वो थ्रेट में है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ न्यू डैश, नई डैश की वजह से। तो लास्ट पैराग्राफ अगर पढ़ें, बट विद मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाउ वाइडली अवेलेबल। सो ये विद मतलब मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल होने के साथ क्या हुआ है? रिसर्चर कहते हैं विसल्ड लैंग्वेज लाइक सिल्बो आर थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन। ये जो विसल लैंग्वेज है सिल्बो की, ये ख़त्म हो जाएगी ऐसा। तो ये क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि मॉडर्न, मॉडर्न मतलब हो गया न्यू, मॉडर्न क्या हो गया? न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम वन वर्ड यूज़ करें तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में से कम्युनिकेशन का वर्ड छोड़ के हम टेक्नोलॉजी, जो हमारा मेन नाउन होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। सो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है करेनियंस अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ मतलब वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है। होप, ये होप करती है टू रिसीव, रिसीव करना, ए यूनेस्को डैश टू हेल्प प्रिजर्व इट, कि उसको यूनेस्को का डैश मिले ताकि वो उसको बचाने के लिए हेल्प हो सके। तो यहाँ पे लिखा है इन एडिशन लोकल्स। लोकल्स तो वहाँ के लोग हो गए। आर सीकिंग असिस्टेंस, वो हेल्प चाहते हैं फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल। सो यूनेस्को से वो हेल्प चाहते हैं। और जो लोकल अथॉरिटी है, तो यहाँ पे आ गई अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब क्रेनियन जो अथॉरिटी है, आर ट्राइंग, ट्राइंग मतलब वो सोच रहे हैं, होपिंग, टू गेट, गेट मतलब हो गया रिसीव, गेट का मतलब हो गया रिसीव एन अवार्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई? ये यूनेस्को, ठीक है। तो वहाँ से क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अवार्ड टू डिक्लेयर एज समथिंग दैट शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर ह्यूमैनिटी। तो
तो ये जो लैंग्वेज है सिल्बो, इसको वो बचा सकें ह्यूमैनिटी के लिए, तो वो यूनेस्को से क्या रिसीव कर रहे चाहते हैं? सो आंसर इज अवार्ड। तो पैसेज 3 है इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ बिग बिजनेसेस। सो बिग बिजनेसेस की इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस कैसी हैं? तो द इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ बिग बिजनेसेस आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल फैक्ट, जो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस है बड़े बिजनेस की, वो किससे शेप्ड हैं? बाय द फंडामेंटल फैक्ट दैट फॉर मैनी ऑफ अस ऑफेंड्स आवर सेंस ऑफ जस्टिस। तो जो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस है बड़ी बिजनेसेस की, वो ऐसे फैक्ट से शेप होती हैं जो हमारे सेंस ऑफ जस्टिस को ठेस पहुंचाएं। मतलब जो हमारा सेंस ऑफ जस्टिस है, जो हम सोचते हैं कि ये जायज़ है या ये नाजायज़ है, उसे वो ठेस पहुंचाती है। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। ए बिजनेस में मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी इट मेक्स। जो बिजनेस है वो मैक्सिमाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म, बाय डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट को डैमेज करके, एंड हर्टिंग पीपल, लोगों को नुकसान पहुंचा के। दैट इज स्टिल द केस टुडे फॉर फिशरमैन इन एन अनमैनेज्ड फिशरी विदाउट कोटास। यही केस है, जैसे कोई फिशरमैन है, वो फिशरीज को, वो फिश को पकड़ता है जहाँ पे कोई कोटा नहीं है, मतलब वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी फिश पकड़ेगा। And for international logging companies with short-term lease on tropical rainforest land in place with corrupt officials and unsophisticated landowners। और जो इंटरनेशनल लॉगिंग कंपनीज है, लॉगिंग कंपनीज कौन सी होती हैं? जो लॉग पता होता है आपको, लक्कड़ होती है। सो जो लक्कड़ को काटते हैं, ठीक है, तो वो रेन फॉरेस्ट को लीज पे ले लेते हैं एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और पागलों की तरह वो सारा जो काट देते हैं पूरे का पूरा जंगल, क्योंकि उसमें करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं और लैंड ओनर्स भी अच्छे नहीं होते। सो व्हेन गवर्नमेंट रेगुलेशन इज़ इफेक्टिव, अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन अच्छा हो, एंड व्हेन पब्लिक इज़ इन्वायरमेंटली अवेयर, और पब्लिक भी सब कुछ जानती हो, इन्वायरमेंटली क्लीन बिग बिजनेसेस, जो अच्छी मतलब साफ बिग बिजनेसेस हैं, में आउट कम्पीट डर्टी वंस। तो वो जो डर्टी बिजनेसेस हैं उसको कम्पीट, मतलब उससे आगे निकल जाएंगी। ठीक है, अच्छी कंपनीज जो हैं वो आगे निकल जाएंगी अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी अच्छा हो और पब्लिक भी अवेयर हो। बट द रिवर्स इज लाइकली टू बी ट्रू, बट इसका उल्टा भी सच है। इफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इनफेक्टिव एंड द पब्लिक डजंट केयर, इसका मतलब जो गंदी कंपनियां हैं वो अच्छी कंपनियों से आगे निकल जाएंगी अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन अच्छा नहीं है और पब्लिक को परवाह नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें, मैनी बिग कंपनीज टुडे आर प्रिपेयर्ड टू हार्म पीपल। बिल्कुल, वो लोगों को क्या करती हैं? हार्म करती हैं, हर्ट पीपल करती हैं, एंड इन्वायरमेंट को भी डैमेज करती हैं। यस, इन ऑर्डर टू मेक मनी, ताकि वो क्या बना सके? पैसा बना सके। यस, यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ मनी वो मैक्सिमाइज करनी है। एंड दे अपेयर टू हैव नो डैश। अपेयर का मतलब होता है ऐसा लगना, कि वो ऐसा लगता है, दे अपेयर टू हैव नो डैश, ऐसा लगता है कि उनके पास कोई डैश ही नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम सोचें, फंडिंग, ट्रीज, रेयर स्पीशीज, मॉरल स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल, इन्वॉल्वमेंट, वर्कर सपोर्ट, ओवरफिशिंग, फ्लडिंग, तो हमारा आंसर जाएगा मॉरल स्टैंडर्ड्स। ऐसा लगता है कि उनके कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स ही नहीं है ना। मॉरल स्टैंडर्ड्स क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, लोगों को हर्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हमारे सेंस ऑफ जस्टिस को ऑफेंड करती हैं, मतलब जो सही है गलत है उसको ऑफेंड करती हैं, वो हमें नुकसान दे रही हैं कुछ ऐसा। इसका मतलब उनके पास ये इम्प्लिसिट होगा, हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब उनका कोई सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है। उनका कोई सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है, मतलब उनके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है। अगर आप और किसी आंसर को फिल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे फिल नहीं होगा। तो एलिमिनेशन मेथड की वजह से हमारा आंसर आ जाएगा मॉरल स्टैंडर्ड्स। वो हमें यहाँ भी पता लगेगा कि उनकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं। उनका कोई सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है, मतलब उनके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। वो बिजनेस को की मनी को बिजनेस में पैसे को मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, डैमेज करते हैं एनवायरनमेंट को, लोगों को हर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल दिए, जैसे कोई फिशरमैन है, अगर उसका कोई कोटा ना हो तो वो अनगिनत वो फिशरी करता रहता है अनमैनेज्ड। और कोई लॉगिंग कंपनी है, लकड़ की कंपनी है जो लकड़ काटने वाली है, तो वो शॉर्ट टर्म में लीज लेती है रेन फॉरेस्ट की, और करप्ट ऑफिशियल्स और लैंड ओनर्स के साथ मिलकर कुछ भी करती है। ठीक है, सो लैक ऑफ डैश बाय गवर्नमेंट एंड लैक ऑफ पब्लिक डैश कैन लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज डैश और डिस्ट्रक्शन ऑफ डैश। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसा लिखा था व्हेन गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इफेक्टिव, अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन अच्छा हो, व्हेन द पब्लिक इज इन्वायरमेंटली अवेयर, लोग जो अवेयर हों, इन्वायरमेंटली क्लीन बिग बिजनेसेस में आउट कम्पीट डर्टी वंस, जो अच्छी कंपनीज है, क्लीन बिजनेसेस हैं, वो आगे निकल जाएंगे। आउट कम्पीट का मतलब हो गया आगे निकल गए गंदी कंपनियों से। बट लिखा है रिवर्स इज लाइकली टू बी ट्रू, इसका उल्टा भी सच है। इफ गवर्नमेंट मतलब जो गंदी कंपनियां हैं वो डिस्ट्रॉय करेंगी अच्छी कंपनियों को। कैसे? इफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इनफेक्टिव एंड पब्लिक डजंट केयर, अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन इनफेक्टिव है, लैक ऑफ डैश बाय गवर्नमेंट, तो उसका कंट्रोल, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ट्री एरिया स्पेस इन्वॉल्वमेंट वर्कर्स ओवरफिशिंग फ्लडिंग फंडिंग। सो यहाँ पे हमारा आएगा गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, ये आंसर वो इनइफेक्टिव है। सो लैक मतलब इनइफेक्टिव है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट का, रेगुलेशंस तो कंट्रोल ही होगा फिर। तो वो अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो हैं, कंट्रोल्स हैं, वो इनइफेक्टिव हैं, लैक है, उसमें कमी है, एंड पब्लिक डजंट केयर, और पब्लिक यहाँ पे तब पब्लिक अवेयर है तो अच्छा काम चलेगा, लेकिन पब्लिक डजंट केयर, पब्लिक केयर नहीं करती, सो ट्रीज फंडिंग फ्लडिंग ओवरफिशिंग। तो हमारा यहाँ पे एक ही ऑप्शन बनता है, आंसर इज इन्वॉल्वमेंट, और जो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा एफ। तो अगर लैक ऑफ क्या होगा, गवर्नमेंट की कंट्रोल नहीं होगा और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कैन लीड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो बट वे से तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी अगर ये नहीं होगा तो। सच एज, कैसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी? सच एज डैश और डिस्ट्रक्शन ऑफ डैश। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे फिशरमैन क्या था, अनमैनेज्ड फिशरी कर रहा था विदाउट कोटास, इसका मतलब वो क्या होगा, ओवर फिशिंग होगी। एक तो आंसर क्या आ गया, ओवर फिशिंग, एच आंसर। दूसरा इन्होंने क्या बोला था, ये जो लॉगिंग कंपनी है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, एक जो इंटरनेशनल लॉगिंग कंपनी है वो शॉर्ट टर्म में वो क्या करती है, लीज लेती है ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट को, लैंड इन प्लेस विद करप्ट ऑफिशियल्स एंड अनसोफिस्टिकेटेड लैंड ओनर्स की वजह से। तो इसका मतलब वो रेन फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन करेगी। रेन फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या करेगी, लॉगिंग कंपनी ट्रीज को ही खराब करेगी, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट या फॉरेस्ट। तो उसके हिसाब से फंडिंग फ्लडिंग वर्कर सपोर्ट रेयर स्पीशीज के हिसाब से देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ट्रीज। सो 32 क्वेश्चन है, द मेन आइडिया ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इज दैट, सो मेन आइडिया क्या है कि इन्वायरमेंटल डैमेज, सो मेन आइडिया हम देखेंगे थर्ड पैराग्राफ ये है, our blaming of business also ignores the ultimate responsibility of the public for creating the condition that let a business profit through destructive environmental policies। तो जो हमारी ब्लेमिंग है बिजनेस को, हम ब्लेम करते रहते हैं बिजनेस को, ये इग्नोर करती है हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, सो अवर ब्लेमिंग ऑफ बिजनेस ये इग्नोर करती है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक फॉर क्रिएटिंग एंड कंडीशन। सो हमने ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं दैट लेट बिजनेस प्रॉफिट थ्रू डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंटल प्रोसेस, के बिजनेस ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट पॉलिसी से प्रॉफिट कमा रहा है, ये हमारी इग्नोरेंस है। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, इट इज़ द पब्लिक, ये पब्लिक है, इधर डायरेक्टली और थ्रू पॉलिटिशियंस, चाहे वो खुद करे या पॉलिटिशियन से कराए, क्या? सो इट इज़ द पब्लिक, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करे, दैट हैज़ द पावर टू मेक सच डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज अनप्रॉफिटेबल एंड इलीगल। ये पब्लिक है जो इन डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज को अनप्रॉफिटेबल या इलीगल बनाएगी, चाहे वो खुद करे डायरेक्टली थ्रू या फिर पॉलिटिशियन से कराए। एंड टू मेक सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज प्रॉफिटेबल, और जो सस्टेनेबल मतलब जो मैनेजेबल हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं जिससे लंबे हेल्प हो, उनको प्रॉफिटेबल बनाए, और डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ को अनप्रॉफिटेबल और अनलीगल बनाए, ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर देखें द मेन आइडिया जो थर्ड पैराग्राफ में था इज दैट इन्वायरमेंटल डैमेज कुड बी प्रिवेंटेड बाय द एक्शंस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। सो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ना ही हम ये करें बोलेंगे कैन बी स्टॉप्ड बाय एजुकेटिंग बिजनेस लीडर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिजनेस लीडर को एजुकेट करो, और रिक्वायर्स पॉलिटिकल एक्शन टू बी स्टॉप, पॉलिटिकल एक्शन चाहिए, ऐसा नहीं है। मेन आइडिया था चाहे वो डायरेक्टली करें, इधर का मतलब होता है या ऐसा, और थ्रू पॉलिटिशियंस, दोनों ही है, या इज ए रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक। पार्ट ऑफ पब्लिक होता है पब्लिक का कुछ हिस्सा है जो वो इग्नोरेंट है, नहीं तो यहाँ तो सारी की सारी पब्लिक ही इग्नोरेंट है, तो पब्लिक ही एक्शन ले सकती है इसको स्टॉप करने के लिए। सो आंसर आ जाएगा सी। 33 क्वेश्चन है, इन द फोर्थ पैराग्राफ में द राइटर डिस्क्राइब करता है वेज मतलब तरीके, इन विच पब्लिक कैन, जिसमें पब्लिक क्या कर सकती है। सो लिखा है पब्लिक
द पब्लिक कैन डू, पब्लिक कर सकती है दैट, ये कर सकती है बाय सुइंग बिजनेस फॉर हार्मिंग देम। तो वो उन पे सू कर सकती है, सू मतलब उन पे केस कर सकती है कि उनको नुकसान हुआ है। एज हैपेंड आफ्टर द एक्सो वेल्डेज डिजास्टर, कोई डिजास्टर हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ, in which 40,000 cubic meter of oil were spilled off the coast of Alaska। तो इतना क्यूबिक मीटर जो ऑयल था वो स्पिल कर दिया, स्पिल का मतलब होता है डुल गया, मतलब वो फैल गया। द पब्लिक में ऑल्सो मेक देयर ओपिनियन फेल्ट बाय प्रेफरिंग टू बाय सस्टेनेबल हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग, ठीक है। तो पब्लिक क्या कर सकती है, अपना ओपिनियन को उन पे उनको फील कराए कि वो खरीदे ही क्या, जो सस्टेनेबल हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो अच्छे हैं, इन्वायरमेंट को मैनेज करते हैं। बाय मेकिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी विद पुअर ट्रैक रिकॉर्ड्स फील अशेम्ड ऑफ देयर कंपनी। तो वो एम्प्लॉयज़ को शेम फील कराएंगे, यार आपकी कंपनी कैसी गंदी है। एंड कंप्लेन टू देयर ओन मैनेजमेंट, अपने मैनेजमेंट, उनके मैनेजमेंट को कंप्लेन करें ताकि वो, बाय प्रेफरिंग देयर गवर्नमेंट टू अवॉर्ड वैल्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिजनेसेस विद ए गुड इन्वायरमेंटल ट्रैक रिकॉर्ड। और वो गवर्नमेंट को भी क्या करें, इन्फ्लुएंस करें कि भाई वो ऐसे बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट दें जिनका इन्वायरमेंटल ट्रैक भी अच्छा हो। बाय प्रेसिंग देयर गवर्नमेंट टू पास एंड एनफोर्स लॉज एंड रेगुलेशंस रिक्वायर गुड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, ऐसे लॉ भी वो पास करे गवर्नमेंट जो अच्छे इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस के हों। तो इसका मतलब कंपनीज को भी वो फोर्स करे कि भाई उनके एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाए कि यार कैसी गंदी कंपनी है, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स ना खरीदें, ठीक है। तो उनको सू करें ऐसा, और गवर्नमेंट को भी बोलेंगे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दो और अच्छे इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस के लॉ बनाओ। तो इसलिए फोर्थ पैराग्राफ में पब्लिक कैन इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज ऑफ बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। तो वो दोनों की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो रेज अवेयरनेस अबाउट स्पेसिफिक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर, ऐसा नहीं है कि वो किसी खास डिज़ास्टर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और लर्न मोर अबाउट इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन इन्वायरमेंट, ज़्यादा सीखने की को क्या इम्पैक्ट है बिजनेस का इन्वायरमेंट पे, इसको सीखना है नहीं। रिड्यूस ओन इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, अपना इंडिविजुअल इम्पैक्ट, सो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्रेशर वाज एक्सर्टेड बाय बिग बिजनेसेस इन केस ऑफ डिजीज बीएससी। तो कौन सा प्रेशर लगाया बिग बिजनेसेस ने जब ये बीएससी की डिजीज हुई। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा है, आफ्टर द यूएस पब्लिक बिकेम कंसर्न्ड अबाउट द स्प्रेड ऑफ डिजीज नोन एज बीएससी which was transmitted to human through infected meat, the US government food and drug administration introduced rules demanding that meat industry abandon practices associated with the risk of disease spreading। तो क्या हुआ, यूएस की पब्लिक को पता लगा कि ये डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, बीएससी की डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, और ये किससे स्प्रेड हो रही है, ह्यूमंस में इन्फेक्टेड मीट की वजह से स्प्रेड हो रही है। तो यूएस गवर्नमेंट जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने रूल इंट्रोड्यूस किया, उसने डिमांड की कि मीट इंडस्ट्री अबंडन करे प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेडिंग। सो अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, वो प्रैक्टिसेस छोड़ दो, मीट इंडस्ट्री को बोला वो प्रैक्टिसेस छोड़ दो जिससे रिस्क हो स्प्रेड इस डिजीज़ के फैलने का। बट फॉर 5 years द मीट पैकर्स रिफ्यूज टू फॉलो दीज। 5 साल जो मीट पैकर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, भाई हम तो नहीं करेंगे ऐसा, क्लेमिंग दैट दे वुड बी टू एक्सपेंसिव टू पे, कि ये तो बड़ा महंगा है, हम तो ये नहीं कर सकते। when the major food fast food company then made the same demand, तो जब जो मेजर फास्ट फूड कंपनी है उसने भी जब सेम डिमांड की आफ्टर कस्टमर परचेज ऑफ इट्स हैमबर्गर प्लम्पटेड, प्लम्पटेड का मतलब होता है कि जो गिर गई, प्लम्पटेड मतलब एकदम नीचे गिर गई। हैमबर्गर्स जो हैमबर्गर्स जो थे मीट के बर्गर्स, उसके जो परचेज थी फास्ट फूड कंपनी की ने भी सेम डिमांड की, जब कस्टमर्स ने उसके बर्गर खरीदने बंद कर दिए तब मीट इंडस्ट्री कंप्लाइड विद इन वीक्स। तब जो मीट इंडस्ट्री थी उसने हफ्तों में ही उसको, कंप्लाई का मतलब हुआ है फॉलो करना, ओबे करना शुरू कर दिया लॉ को। इसका मतलब ये हो गया कि जब गवर्नमेंट ने रूल बनाया तो तब तो मीट इंडस्ट्री ने अबंडन कर दिया, भाई हम तो नहीं ये प्रैक्टिस फॉलो करते क्योंकि ये बड़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये मीट पैकर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन जब फास्ट फूड कंपनी ने बोला, सेम डिमांड की कि हमारा हैमबर्गर की जो परचेज़ है वो एकदम गिर गई है, तो तब मीट इंडस्ट्री ने उसे विद इन वीक्स में फॉलो कर लिया। तो इसका मतलब कि कौन से बिजनेसेस ने डिजीज़ के आगे प्रेशराइज किया था, तो आंसर आ जाएगा, ए फास्ट फूड कंपनी फोर्स्ड देयर मीट सप्लायर्स टू फॉलो द लॉ। तो जो फास्ट फूड कंपनी थी ना,
उसने फोर्स किया था मीट सप्लायर्स को कि लॉ को फॉलो करें। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा बी। 35 क्वेश्चन है, द पब्लिक शुड बी प्रिपेयर्ड। जो पब्लिक है वो प्रिपेयर होनी चाहिए टू फंड गुड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, कि गुड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस पे अगर कोई खर्चा हो ना तो वो करें। तो यहाँ पे लिखा है, आई ऑल्सो बिलीव दैट द पब्लिक मस्ट एक्सेप्ट द नेसेसिटी फॉर हायर प्राइजेस फॉर प्रोडक्ट्स टू कवर द एडिशनल कॉस्ट इफ एनी ऑन साउंड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि पब्लिक भी एक्सेप्ट करे हायर प्राइजेस जो प्रोडक्ट पे लगते हैं, जो एडिशनल कॉस्ट लगती है ना साउंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की, तो कस्टमर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी उस पर जो खर्चा होता है ना हायर प्राइजेस को वो एक्सेप्ट करे, उसके लिए पे करे। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये आंसर क्या हो जाएगा, यस। 36 क्वेश्चन है, देर इज ए कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। जो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं ना, कोई किस तरह का बिजनेस है, कोई किस तरह का बिजनेस है, उनके मॉरल प्रिंसिपल्स डिफरेंट होते हैं, उसमें कॉन्ट्रास्ट होता है। तो यहाँ पे मॉरल प्रिंसिपल्स की बात की है, तो माई व्यू मे सीम टू इग्नोर द बिलीव दैट, मेरा जो व्यू है वो शायद इसको इग्नोर कर रहा है, इस बिलीव को, दैट बिजनेस शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद मॉरल प्रिंसिपल्स। बिजनेस को ना मॉरल प्रिंसिपल के हिसाब से ही काम करना चाहिए। इवन दिस लीड टू रिडक्शन इन देयर प्रॉफिट, चाहे उससे उनका प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो। इसका मतलब बिजनेस को मॉरल प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, चाहे उससे उनका प्रॉफिट कम हो। लेकिन यहाँ पे बिजनेस को मॉरल प्रिंसिपल के हिसाब से काम करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन डिफरेंट बिजनेसेस के डिफरेंट मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब उनमें मॉरल प्रिंसिपल्स कंट्रास्ट करते हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। इसके बारे में हमें डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई कंपैरिजन किया ही नहीं कि डिफरेंट बिजनेसेस के डिफरेंट मॉरल प्रिंसिपल्स हैं या उनमें कोई डिफरेंस होता है। 37 क्वेश्चन है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक क्लियर डिस्टिंक्शन। ये ज़रूरी है कि क्लियर डिफरेंस पता हो बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। इन दोनों के बीच में कौन सा बिहेवियर सही है गलत है, उसमें क्लियर डिफरेंस पता हो। सो इसमें लास्ट पैराग्राफ है, टू मी मेरे हिसाब से द कंक्लूजन इज एम्पावरिंग एंड होपफुल। जो कंक्लूजन है वो हमें एम्पावर करता है, ताकत देता है, और होपफुल है रेदर देन डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग नहीं है वो। कौन सा कंक्लूजन, that the public has the ultimate responsibility for the behavior of even the biggest businesses। कि पब्लिक की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी बिग बिजनेसेस का बिहेवियर है ना, वो एक्चुअली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो पब्लिक ही डिसाइड करती है, मतलब पब्लिक की ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर बिग बिजनेसेस कुछ भी गलत करते हैं, क्योंकि वही तो शायद दे रही है। सो माई कंक्लूजन इज़ नॉट ए मॉरलिस्टिक वन। तो मेरा जो कंक्लूजन है वो मॉरलिस्टिक वन नहीं है। किसके बारे में, कि कौन सही है, कोई गलत, कौन गलत है, कोई क्या एडमायरेबल है या सेल्फिश है या अच्छा है या कोई बुरा है, उसके बारे में उसका कोई कंक्लूजन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया कि क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ना। सो कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, ये खुद की परसेप्शन पे हो जाएगा, सो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो जाएगा। सो क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ही नहीं है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अगेन पब्लिक पे डिपेंड करता है। सो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ये कि उसको ये सही बताएं या गलत बताएं। सो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा नो। 38th क्वेश्चन है, द पीपल हैव सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस्ड बिजनेसेस इन द पास्ट। जो लोग हैं उन्होंने सक्सेसफुली बिजनेस को इन्फ्लुएंस किया पास्ट में। तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन पढ़ें, इन द पास्ट में बिजनेसेस हैव चेंज, बिजनेसेस बदले, व्हेन द पब्लिक केम टू एक्सपेक्ट एंड रिक्वायर डिफरेंट बिहेवियर। जब लोग जो थे ना एक्सपेक्ट करते थे और जो चाहते थे कि वो डिफरेंट बिहेवियर हो बिजनेस का, तो उस हिसाब से बिजनेस क्या हुए, चेंज हुए। तो इसका मतलब ये पब्लिक हैव सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस बिजनेस इन द पास्ट, ये आंसर हमारा हो जाएगा यस। 39 क्वेश्चन है, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में बिजनेसेस विल शो, बिजनेस शो करेंगे, बिजनेसेस विल शो मतलब उससे कंफर्म हो रहा है ये कि बिजनेस शो करेंगे मोर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, वो ज़्यादा कंसर्न शो करेंगे इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे लिखा है, आई प्रोडिक्ट दैट इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, जस्ट एज इन द पास्ट, जैसे पास्ट में था, चेंजेस इन पब्लिक एटीट्यूड विल बी असेंशियल। जो पब्लिक का एटीट्यूड है ना उस वो असेंशियल होगा फॉर चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब जैसे ही लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा, बिजनेस की इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस भी चेंज होंगी। ऐसा वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा जैसे पास्ट में होता था। लेकिन यहाँ पे लिखा है, इन द फ्यूचर बिजनेस विल शो मोर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट।
तो बिजनेस शो करेगा मोर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। ये हमें नॉट गिवन है। मैं एक बार समझाता हूँ ये कैसे। ये नॉट गिवन क्यों है? क्योंकि इसमें उसने प्रिडिक्ट किया, ऐसा 100% कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा। उसने प्रिडिक्ट किया कि जैसे ही लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा, बिजनेस की इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस भी चेंज होंगी, जैसे पास्ट में होती थी, ऐसी प्रोडिक्शन है। यहाँ पे स्टेटमेंट है इन द फ्यूचर क्या होगा, बिजनेस शो करेगा कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। ये पक्का नहीं है, मे बी शो कर सकता है, मे बी शो नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। 40th क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द बेस्ट सब हेडिंग फॉर द पैसेज। सो बेस्ट सब हेडिंग क्या होगी पैसेज की? तो इन सारे ऑप्शंस में अगर हम लास्ट पैसेज को थोड़ा ध्यान से देखें, या ओवरऑल जो पैसेज था उसमें था कि ये जो भी बिग बिजनेसेस कर रहे हैं, तो आर बिग बिजनेसेस टू ब्लेम फॉर द डैमेज दे कॉज द इन्वायरमेंट? क्या ये सारा बिग बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी वो डैमेज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में? तो अगर हम लास्ट कंक्लूजन देखें, ठीक है, तो वो उससे हमें ये पता लगेगा कि नहीं, ये एक्चुअल पब्लिक हैज़ द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या सिर्फ बिजनेस को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाए जो भी इन्वायरमेंटल में डैमेज हुआ था, नहीं, एक्चुअली सो पब्लिक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कितना भी बड़ा बिजनेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की है कि वो कैसे इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर ये देखें, व्हाट एनवायरमेंटल डैमेज आर कॉज्ड बाय द ग्रीड ऑफ बिजनेस, कौन कौन से डैमेज हो रहे हैं। सो डेंजर्स के बारे में नहीं बताया कि बिजनेस के ग्रीड की वजह से कैसे डेंजर्स हो रहे हैं, नहीं। तो ये कंसेप्ट जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में था कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिजनेस की बनती है एनवायरमेंटल डैमेज की, या पब्लिक की बनती है। या विल द वर्ल्ड सर्वाइव द थ्रेट कॉज बाय बिग बिजनेसेस, क्या वर्ल्ड सर्वाइव करेगा ये थ्रेट को, इसके बारे में भी नहीं है। या कैन बिग बिजनेसेस बी इनकरेज टू बी लेस ड्रिवन बाय प्रॉफिट, क्या उनको हम ये बोल सकते हैं कि ये पैसा मत कमाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सो आंसर हमारा आ जाएगा डी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे आंसर्स की एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके सजेस्ट कीजिए कि कैसे इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। थैंक यू।